नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? हम लोग अपना 5वां इकाई ऊष्मा एवं ताप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने ताप का मापन, है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। और हमने डॉक्टरी थर्मोमीटर और प्रयोगशाला थर्मोमीटर के बारे में चर्चा किया। आज हम ऊष्मा की अभिधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप दो, आपकी किताब में कौन सा क्रियाकलाप है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्रियाकलाप दो। तो देखिए ये क्रियाकलाप क्या है, कौन सा है। तो इसमें जो है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने क्या ले रखा है, सभी अपने जरा किताब में ध्यान से देखिए कि हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रखा है। चित्र 5.4, ये देखिए 5.4। तो एक भगोने में पानी भरकर उसे जलते स्टोव पर रखकर गर्म कीजिए। ये देखिए स्टोव जल रही है ना, स्टोव जल रहा है और इसमें हमने पानी भरकर क्या कर रखा है, इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब भगोने का पानी उबलने लगे तो उसे क्या कीजिएगा, एक प्लेट लेकर उसको ढक दीजिए और उसका अवलोकन कीजिए। फिर देखिए क्या होता है, थोड़ी देर रुकिए और देखिए क्या होता है। आप देखोगे कि प्लेट ऊपर नीचे हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। और पानी की भाप बाहर निकल रही है। ये देख रहे हो ना, पानी का भाप कहाँ निकल रहा है, इसका स्टीम कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अर्थात जब पानी को गर्म करते हैं तब क्या होता है, ऊष्मा देने की वजह से उसमें ऊष्मा के कारण पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है। जब पानी गर्म होता है, उबलने लगता है, तब क्या होता है, ऊष्मा के कारण वह भाप में बदल जाता है ना। ये देखिए वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। प्लेट इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। भाप द्वारा प्लेट को ऊपर नीचे करने की क्षमता कहां से होती है, ऊष्मा से प्राप्त होती है। अतः ऊष्मा में क्या होता है, ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है। ऊष्मा में क्या है, कार्य करने की क्षमता है। जिस तरह से आपने इस क्रियाकलाप में देखा, आपने इस क्रियाकलाप में क्या देखा कि ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है ना। और कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों, ऊर्जा कहलाती है। तो हमने इस क्रियाकलाप 2 में देखा क्या है कि कार्य करने की क्षमता, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, कि क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। क्योंकि आप लोग अगर भोजन करोगे, है ना, तभी क्या होगी, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता आएगी। भोजन आपको क्या प्रदान करेगा, भोजन आपको कार्य करने की क्षमता यानी ताकत देगा। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अतः क्या है, ऊष्मा, हमने देखा ना, ऊष्मा ऊष्मा की वजह से वो बर्तन क्या हुआ, ऊपर नीचे हो रहा था ऊष्मा की वजह से। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है ना। अतः हमें इससे क्या पता चला कि ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो इस क्रियाकलाप ने आपको क्या बताया कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और इसमें हमने देखा कि ऊर्जा
है ना। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई, ऊष्मा से प्राप्त हुई। तो ऊष्मा जो है कैसे हुआ, ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम अपने अगले कार्यकलाप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से एक एक कार्यकलाप से आपको यह साबित करना है कि किस तरह से हम लोग हीट के बारे में यानी ऊष्मा की अभिधारणा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आपके किताब में कार्यकलाप 3 दे रखा है, 3, जिसमें क्या ले रखा है, एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर, है ना। पहले हमने क्या किया, उबाल दिया। अब क्या है क्रियाकलाप 3 में क्या दे रखा है, एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर प्रयोगशाला तापमापी से उसका ताप ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रयोगशाला तापमापी के बारे में बात किया था। तो उससे हम लोग किस तरह से उसका तापमान का ज्ञात कर रहे हैं, किस तरह से उसके कितना तापमान है वो देख रहे हैं। धातु के एक टुकड़े को गर्म करके क्या करना है, बर्तन वाली यानी एक बर्तन में हमने ठंडा पानी ले रखा है और अब हम क्या करेंगे, एक धातु के टुकड़े को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद उस टुकड़े को उस ठंडे पानी में डाल देंगे, है ना। जैसे कि एक बीकर में या एक बर्तन में आपने क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, ठंडा पानी है। उसके बाद हमने एक धातु को गर्म कर रखा है और उस धातु को गर्म कर कर क्या कर दिया, इस ठंडे पानी में हमने इसको डाल दिया। कुछ समय बाद जब आप इसका ताप, पहले आपने तापमान ले लिया, तापमापी से तापमान ज्ञात कर लिया। अब इसको गर्म धातु को डालने के बाद क्या करोगे, कुछ समय बाद पानी का ताप आप पुनः लीजिए। क्या होगा, तो आपको क्या होगा, उस तापमापी के किसमें पाठ्यांक यानी उसमें जो लिखे हुए अंक है उसमें आपको क्या दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा, है ना। पहली बार आप देखोगे तापमान उतना नहीं है, लेकिन जब इस धातु को, गर्म धातु को इसमें डाल दिया तो आप देखोगे कि दूसरी बार जो है पानी का ताप बढ़ गया है ना। पानी का ताप क्या हुआ, उसकी संख्या बढ़ गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धातु के गर्म टुकड़े से धातु के गर्म टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह, है ना, ठंडे पानी की ओर होता है। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मीय ऊर्जा, जब हमने इसको डाला तो वो पानी जो बहुत ही ठंडा था वो हल्का गर्म हो गया। तो ये किस किस वजह से हुआ है, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी उस धातु में ऊष्मा थी, वो गर्म था, तो ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह कहाँ को गया, इस ठंडे पानी की ओर होता है। अतः क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह कैसे होता है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से, जिसका प्रवाह कैसा होता है बच्चों, अधिक ताप से कम ताप की तरफ होता है। कैसा होता है, अधिक ताप से, देखिए ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है, अधिक ताप से, है ना, कैसा होता है, अधिक ताप से कहां को होता है, कम ताप की वस्तु की तरफ। कहां को होता है, अधिक ताप से कम ताप की वस्तु, कम ताप की वस्तु की ओर होता है। कम ताप की वस्तु की ओर होती है। तो हमने क्या देखा ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप के वस्तु की तरफ होता है ना। ये हमने किसमें देखा, ऊष्मीय ऊर्जा में देखा, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा में हमने ये देखा। अब देखिए हम लोग ऊष्मा का मात्रक के बारे में देखते हैं। हम लोग किसके बारे में देखेंगे, ऊष्मा के मात्रक के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो जो बातें बताया जाता है वो ध्यान से आप सुनिएगा और ध्यान से किताब को पढ़िएगा।
ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक। तो हमने क्या देखा? ऊष्मा ऊर्जा, है ना? ऊष्मा ऊर्जा का ही क्या है? रूप है। किसका रूप है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। क्या? ऊष्मा। अतः इसे मापने के लिए, हम लोग इसका मापन करने के लिए क्या है? ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग करते हैं। ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। क्या है बच्चों? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और ऊष्मा के अन्य मात्रक, ऊष्मा के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? कैलोरी, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ये भी क्या है? ऊष्मा के अन्य मात्रक है। तो हमने इसमें देखा कि ऊष्मा का मात्रक ऐसा जूल है, और फिर क्या है? कैलोरी और किलो कैलोरी भी ऊष्मा के मात्रक है। अब देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप अगर, अब देखिए, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप अगर कितना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस है। इससे हमें क्या करना है? इससे देखिए, एक 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यहां तक जब बढ़ा, तो अर्थात कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो क्या है? 1 ग्राम, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, या अर्थात क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, यानी इससे यहां तक 1 डिग्री सेल्सियस मात्रा को, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यक आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कैलोरी कहते हैं। इस डेफिनेशन को आपके किताब में दे रखा है, इसको जरा आप अच्छे से लिख लीजिएगा। कैलोरी कहते हैं, है ना? तो कैलोरी, देखा आपने किस तरह से 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी। तो आप इसका जरा ये देख लीजिए, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी कितना है? 4.18 जूल, यानी 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ये सब आपके किताब में दे रखा है, इस सबको आप याद रखिएगा। 1 किलो कैलोरी जो है कितना है? इज इक्वल, कितना इक्वल होगा? 1000 कैलोरी, यानी 1000 कैलोरी। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, 1000 कैलोरी। अब 1 किलो कैलोरी इज इक्वल कितना हुआ? 1000 कैलोरी, जिसको कि हम लोग किसमें नापते हैं? जूल में। 4.18, है ना, इंटू 10 का क्यूब जूल।
इसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका मात्रक इसको नापते हैं, जिसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, 4180 जूल, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपने देखा ना किस तरह से हमने कैलोरी का कि कैलोरी क्या है देखा, और उसके बाद किस तरह से उसको जो है हमने किस तरह से इसमें हमने उसको बदला। अब जो है हम देखते हैं अगला, ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता, किस तरह से उसका मापन और उसकी निर्भरता होती है। ऊष्मा का मापन जो भी बातें बताते हैं ध्यान से सुनिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। अब देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। किस तरह से किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होती है, तो उसमें ऊष्मा के कई कारणों पर वो निर्भर होती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक कप पानी को, अगर हम एक कप पानी को उबालने के लिए एक भगोने को ज्यादा देर तक स्टोव पे रखना होगा, मतलब कि एक कप पानी को जब आप उबालते हो तो उसे बहुत समय तक कहाँ रखना होगा, उसे स्टोव पर रखना होगा, या एक भगोने पानी को उबालने के, तो हम देखेंगे कि कितना समय लगता है ना। एक कप पानी को उबालने में कितना होगा, अगर आप एक में एक कप पानी डालोगे एक बर्तन में, और दूसरे बर्तन में आप क्या करोगे, एक 3 कप पानी डाल दोगे, तो आप देखोगे कि एक कप पानी को उबलने में कम ऊष्मा देनी पड़ती है, कम समय में वो उबल जाती है। जबकि दूसरा कप, पहले कप में क्या हुआ, कम समय लगा, है ना। जबकि दूसरा बर्तन में जो हमने 3-4 कप पानी डाल रखा है, उसको उबालने में कितना, कैसा लगेगा, अधिक समय लगेगा, है ना। और ऊष्मा भी हमें अधिक ही प्रदान करनी होगी। अर्थात क्या है, ऊष्मा यानी अधिक ऊष्मा की, यानी जब ज्यादा चीजें होती है, जब ज्यादा हमें क्या होता है, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, ज्यादा चीजों को गर्म करना पड़ता है, मात्रा जब ज्यादा हो, तब उसके लिए हमें क्या है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमें उसके लिए क्या होता है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग किस में डिनोट करते हैं, यानी ताप के वृद्धि के लिए ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी आवश्यक किसकी मात्रा, ऊष्मा की मात्रा, जिसको हम लोग किसमें करेंगे, Q। उस वस्तु का द्रव्यमान जो होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, किसे डिनोट करेंगे द्रव्यमान को, M, है ना। तो क्या होता है उसकी, यानी Q का क्या है, Q का प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसका वो M होगा, है ना। Q का प्रोपोर्शनल क्या होगा, M होगा। तो किसी वस्तु के ताप की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी हमने कितना ले रखा है,
कितना वस्तु ले रखा है। जैसे कि आपके किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है, उससे आपको वो स्पष्ट हो जाएगा कि हम जितना अधिक सामान या जितना अधिक उसका साधन लेंगे उतने ही अधिक समय लगेगा, तो उसके द्रव्यमान पर क्या होता है, वो निर्भर होता है। अब क्रियाकलाप 4 देखिए। चार, अब इसमें है कि कांच के 2 बीकर लीजिए। क्या ले रखा है, 2 बीकर है, समझ लीजिए ये कांच के 2 बीकर ले रखा है। एक बीकर के आधे भाग में जल भरिए। तो क्या है, एक बीकर के हमने आधे भाग में क्या भर रखा है, जल भर रखा है। जल का ताप, जो उसका टेम्परेचर है, ताप है, थर्मोमीटर की सहायता से ज्ञात कीजिए कि कितना है उसका ताप। जो आप लोग सबसे पहला ज्ञात करोगे वो क्या होगा, उसका प्रारंभिक ताप होगा। जो सबसे पहला जो ताप आप देखोगे वो क्या होगा, प्रारंभिक ताप होगा। अब इस जल को क्या कीजिए, स्पिरिट लैम्प के सहायता से, यानी अब इस जल को आप क्या कर रहे हो, इसको स्पिरिट लैम्प की सहायता से इसको जला दिया है ना। इसमें आग क्या कर रखा है, नीचे हमने स्पिरिट लैम्प के सामने इसको ले आए हैं, तो ये इसको क्या कर गर्म कर रहे हैं हम लोग। इतना गर्म कीजिए कि जल का ताप प्रारंभिक ताप से, जो प्रारंभिक ताप हमने ले रखा है, उससे कितना हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। तो कितना बढ़ना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस तक। और ये भी नोट कीजिए, जब ये 20 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो कितना समय लगा इस ताप को इतना बढ़ने में। अब ऐसा कीजिए कि दूसरे बीकर में पहले बीकर के बराबर जल लेकर क्या कीजिए, अब दूसरा बीकर है, इसमें भी क्या कीजिए कि पहले बीकर के बराबर जल लेकर इसे इतना गर्म कीजिए कि जल का ताप प्रारंभिक ताप से कितना बढ़ जाए, 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। इसी के साथ साथ ताप वृद्धि में लगा, आप इसमें भी नोट कीजिए कितना समय लगा, दोनों में क्या नोट करना है आपको, समय लगा। तो आपको पता है जब आप दोनों बीकर में पानी गर्म करोगे, एक 20 डिग्री सेल्सियस, एक 40 डिग्री सेल्सियस, और जब समय देखा आपने तो आपने देखा ये है हमारा ए बीकर और ये है हमारा बी बीकर। तो आपने देखा कि जो पहला बीकर है ना, पहला बीकर जो है दूसरे बीकर की अपेक्षा कम समय लगा, और दूसरे बीकर को जो है पहले बीकर की अपेक्षा अधिक समय लगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अधिक ताप तक गर्म करने पर क्या होता है, जैसे कि इसको अधिक ताप पर गर्म किया, अधिक ताप तक गर्म करने पर अधिक और कम ताप तक, है ना, तो अधिक ताप तक आपको क्या है, अधिक ताप तक गर्म करने पर ज्यादा ऊष्मा लगती है ना। गर्म करने पर क्या है, अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, अधिक ऊष्मा लगती है, ये तो स्पष्ट है। और दूसरा जो है जिसको 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया है, उसमें क्या लगेगा, कम ऊष्मा लगेगा, है ना। तो ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर, यानी प्रारंभिक और उसके अंतिम ताप के अंतर, है ना, उस पर क्या होगा, वो निर्भर करेगा। तो ऊष्मा की जो मात्रा है वस्तु के तापांतर, यानी डायरेक्टली क्या होगा उसकी, डेल्टा टी, कि प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर क्या होगा, वो निर्भर करती है। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है अप्रोक्सीमेटली क्या है, कैसे पता लगाते हैं हम लोग, वो जो है डेल्टा डेल्टा क्या है, टी। तो अब जरा देखिए आपकी किताब में दे रखा है, तो हमने ये क्रियाकलाप से हमें क्या स्पष्ट हुआ,
की जो है ऊष्मा की मात्रा, यानी Q। वस्तु के तापांतर, यानी कितना अंतर हुआ वस्तु के तापमान में, कितना समय लगा, यानी डेल्टा टी। इसका कैसे होगा, जैसे प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर, यानी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक समझ लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम ताप जो है 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो उन दोनों का जो अंतर होगा उस पर निर्भर करती है, उस पर निर्भर करती है। अब हम आपको एक और क्रियाकलाप दिखाते हैं। क्रियाकलाप 5। अब इसमें जो है सभी अपने किताब में देखिए, इसमें क्या है, चित्र 5.5 को देखिए। इसमें जो है दो, देखिए दो बीकर ले रखे हैं, कांच के दो बीकर ले रखे हैं। एक को ए नाम दे रखा है और दूसरे को बी नाम दे रखा है। कांच के दो बीकर ए बी। अब जो है एक बीकर यानी ए बीकर में क्या कर दीजिए, उसके आधे भाग में जल भर दीजिए और बी बीकर में आधे भाग में वनस्पति तेल डाल दीजिए, तेल से भर दीजिए आधा भाग। दोनों बीकरों को आप क्या कीजिए, बारी बारी से, यानी उसके बारी बारी से स्पिरिट लैम्प के नीचे रखिए और उसे 3 मिनट तक गर्म कीजिए। दोनों का समय एक ही होगा, 3 मिनट। उसके बाद आप क्या करोगे, थर्मोमीटर की सहायता से दोनों बीकरों में रखे द्रवों का ताप ज्ञात कीजिए। दोनों बीकरों में क्या कीजिए, उसका ताप ज्ञात कीजिए कि कितना हुआ दोनों द्रवों में। और अब ये देखिए कि दोनों में से किसका ताप सबसे अधिक है, किस द्रव का ताप अधिक है। तेल का ताप, तो आपको क्या दिखेगा कि जो है पानी का ताप या तेल का ताप, तेल का ताप अधिक मिलेगा, है ना, तेल का ताप अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक, यानी आपने कितना मिनट रखा आपने इन दोनों को, 3 मिनट तक, तो उसके समान परिमाण में ऊष्मा देने से गर्म करने पर भी क्या है, उसके ताप के वृद्धि में अलग अलग होती है, यानी उसके ताप का जो हम लोग जो उसकी संख्या देखते हैं वो अलग अलग मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट से, इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ के ताप में जो है क्या होता है, निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान यानी एम, द्रव्यमान क्या है एम, और तापांतर क्या है टी, है ना, डेल्टा टी, ताप वृद्धि के अलावा एक और कारक पर निर्भर होता है, और यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, क्या है ये, विशिष्ट ऊष्मा होती है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, जैसे कि हमने एक में पानी लिया और एक में क्या लिया, तेल लिया, तो जो है हमने क्या देखा कि तेल का ताप अधिक है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, है ना, उस पदार्थ के किसमें निर्भर होता है, द्रव्यमान, यानी एम, और तापांतर, तापांतर डेल्टा टी।
इसके अलावा एक और कारक पर निर्भर करती है, और ये कारक उस पदार्थ का क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। जो S है। ठीक है, तो क्या हमने क्या देखा इन सब परीक्षणों से? किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ को हम लोग जब निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है ना? तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, हमारा समय समाप्त हो रहा है। अब हम अगली कक्षा में ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।